सुप्रभात बच्चों, सीआर इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 11वीं के सभी बच्चों को 10वीं के रिजल्ट का जो आपने परिणाम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अभिभावकों को भी जिन्होंने किसी भी तरह से सहयोग दिया और आपको इस मंजिल तक पहुंचाया। लेकिन हमारी मंजिल यहीं रुकी नहीं है, आगे 12वीं में आपको और टारगेट मिल गया है, आपको उसको अचीव करना है, उसके लिए कोशिश करनी है, उसके लिए जुझारू बनना है। और 11वीं में आप थोड़ी सी मस्ती कर सकते हैं, लेकिन 12वीं में उसी जुनून के साथ, जब 11वीं में अच्छा पढ़ोगे तब 12वीं की नींव पक्की होगी। इसलिए आपने एक नींव खड़ी कर दी है, दूसरा खंबा आपने खड़ा करना है ताकि आपकी जिंदगी की छत अच्छे से चल सके। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा पाठ पढ़ रहे थे हम रीडर सेक्शन से, हिंदी विषय में रीडर सेक्शन से स्पीति में बारिश। मैंने आपको पाठ के उद्देश्य के बारे में बताया था, लेकिन जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो फिर से दोबारा से मैं पाठ का उद्देश्य आपके सामने चर्चा में कर रही हूँ। तो चलिए बोर्ड पर। पाठ का उद्देश्य ये है कि स्पीति में बारिश, पाठ का नाम आपको बता ही दिया, ठीक है। पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का उद्देश्य है कि दुर्गम पहाड़ों की परेशानियों का वर्णन करना, कि वहां पर स्पीति के जो पहाड़ हैं, वहां पर जो रास्ते हैं, जो घाटियां हैं, वहां की जो परेशानियां हैं, वहां के रहने वाले लोगों के सामने जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो किस तरह की है, इसका वर्णन किया है लेखक ने। उसके साथ साथ उसने वहां के लोगों का रहन सहन, यानी वहां के लोग कैसे रहते हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में, जहां 8-9 महीने बर्फ पड़ती है, ऐसी कड़ाके की ठंड में वो लोग अपना जीवन कैसे यापन करते हैं। तीसरा उसने कहा है कि भौगोलिक स्थिति, यानी वहां का भूभाग कैसा है, जमीन कैसी है, कुछ पैदावार होती है, बारिश होती है, मौसम कैसे है, लोग रहन सहन कैसे करते हैं, सर्दी कितनी पड़ती है, ठंड गर्मी कितनी पड़ती है, क्या कभी गर्मी या बारिश भी होती है या नहीं होती। ये सारी चीजें उसने इस पाठ में जिक्र किया है। और उसने क्या बताया है? और उसने बताया है कि सारी दुनिया से कटे रहने की पीड़ा, पीड़ा का मतलब होता है दुख, यानी सारी दुनिया से कट के अलग से, जैसे आप फिलहाल आप कहीं भी आ जा नहीं रहे तो आप भी दुनिया से कटे हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से लेखक ने भी स्पीति में बारिश पाठ के माध्यम से ये बताया कि वहां के लोग भी दुनिया से अलग हो गए हैं एक तरह से। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्फ इतनी ज्यादा पड़ती है कि वो लोग आ जा नहीं सकते। एक तो वहां पर संसाधन नहीं है, ना संचार के साधन है, ना ही सरकार वहां पर कुछ करने की कोशिश करे, तो वहां पर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। 8-9 महीने बर्फ पड़ती है, तो ऐसे ठंड में क्या करें। ठंड के सीजन में वैसे ही थोड़ा सा लोग घरों में दुबके रहते हैं, इसी तरह से वहां के लोग भी घरों में ही दुबके रहते हैं और पूरी दुनिया से कट जाते हैं, पूरी दुनिया से अलग रहते हैं। और उसने क्या वर्णन किया है? वहां पर चहल पहल बढ़ाने की प्रेरणा दी है। अब लेखक इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहता है कि वहां के जो लोग हैं, वहां के लोग जो है, जो जनरेशन वहां पर है, ठीक है, काफी बूढ़ी हो गई है, ठीक है, और बौद्ध मंत्रों का वहां पर उच्चारण होता रहता है। तो कहते वहां पर कुछ नयापन नहीं है। अब नयापन लाने के लिए वो कहता है कि जो हमारे युवा हैं, जिनका मकसद है हम जो पर्वत हैं उनको फतेह कर जाएं, ठीक है, उनको लांग जाएं, जो जज्बा आप में है, जो जोश आप में है, कहते आप कभी उधर भी जाके देखिए तो वहां पर थोड़ी चहल पहल बढ़ेगी, टूरिस्ट बढ़ेगा वहां पर, तो वहां के लोगों का भी मन बहलेगा, वहां पर बसावट होगी, वहां पर आबादी बढ़ेगी, आने जाने के साधन बढ़ेंगे और उन लोगों का आपसे परिचय हो पाएगा। वरना वो दुनिया से बिल्कुल अलग है, ना किसी से लेना है, ना कोई देना है, ना बातचीत है। सिर्फ वहीं पर किलोमीटर के या मील दूर में जितने भी 5, 7, 8, 10, 12 घर हैं, उन्हीं में ही उनकी बस्ती है, वही उनका संसार है। इसलिए लेखक कहता है कि हमें वहां पर भी चहल पहल बढ़ानी चाहिए। तो ये पाठ का उद्देश्य है। थोड़ा सा हमने कल पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था। अब हम चलते हैं किताब पर, अब पढ़ेंगे किताब से। तो चलिए किताब खोलिए और चलते हैं अगले पहरे पर। बेटा तो चलते हैं अगले पहरे पर। स्पीति जो है वो 31.42 और 32.59 उत्तर में और 77.26 और 78.42 मतलब पूर्व में फैली हुई है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से कैद है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई यानी लगभग ऊंचाई जो है वो 18,000 फीट है। और ये पहाड़ पूर्व में तो तिब्बत को अलग करते हैं, पश्चिम में लाहौल को अलग करते हैं और दक्षिण में किन्नौर को अलग करते हैं, उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। यानी कि स्पीति को अलग करते हैं किससे? लद्दाख से, किन्नौर से, तिब्बत से और लाहौल से।
अब कहते हैं इसकी जो मुख्य घाटी है उसका नाम है स्पीति नदी की घाटी। किस नाम से जानी जाती है वो? स्पीति नदी की घाटी से। स्पीति पश्चिम हिमालय की लगभग 16,000 फीट ऊंचाई से निकलती है। यानी स्पीति जो है, यानी स्पीति की नदी की जो घाटी है उसमें जो पानी आता है वो स्पीति पश्चिम हिमालय से लगभग 16,000 फीट ऊंचाई से निकलकर पूर्व में वो पहले तिब्बत में बहती है, फिर उसके बाद वो स्पीति में आती है, उसके बाद स्पीति वहां से बहकर पुराने रामपुर भू शहर में राज्य में पहुंचती है। अब किन्नौर जिले में बहती हुई वो सतलुज में मिल जाती है। यानी यहाँ पर ये बताया है कि स्पीति नदी कहाँ से शुरू होती है? हिमाचल से 16,000 फीट ऊंचाई से निकलकर कहाँ बहेगी? तिब्बत में पहुंचेगी, फिर स्पीति में आएगी, फिर क्या है वो रामपुर में बहेगी, फिर किन्नौर में जाएगी और फिर सतलुज में आएगी। ये जो नदी है इतना मतलब जो है दूरी तय करती है। मेरी स्पीति नदी से प्रीति है, यानी कि मैं स्पीति नदी से बड़ा प्रेम करता हूँ। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को जानता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी का नाम याद है, इसलिए सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है। अब वो कहता है कि ऐसे में मैं स्पीति नदी का नाम तो जानता हूँ, लेकिन मैंने किसी से सुना है यहाँ पर पारा नदी भी है और फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन घाटी भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक और घाटी है, पिन की घाटी। कहते मान भाई से इसका किस्सा सुना है। मान भाई कोई उसका दोस्त होगा जो कभी स्पीति में आया होगा। कहते उससे मैंने इसका किस्सा सुना था। अत्यंत बीहड़ है, बीहड़ का मतलब घने जंगल है, वहां पर वीरान है ये घाटी। इनमें शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। कहते जितनी भी पिन की घाटी है या पारा नदी है या फिर मतलब यहाँ पर अभी हमने जिक्र किया था स्पीति नदी की घाटी है, कहते इसमें सिर्फ जितनी भी है सिर्फ क्या है स्पीति की घाटी ही आबाद है। कहते थोड़ा बहुत बसावट है तो सिर्फ आबादी यहाँ पर ही है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। यानी कितनी आबादी है? मैंने आपको बताया था कि मीलों पर 1 या 2 घर मिलते हैं। मील पर किलोमीटर से भी ज्यादा 1 या 2 घर मिलते हैं। कहते कितनी आबाद आप देख रहे हो, तो वहां पर तो मतलब ही नहीं है कि कोई जनजीवन होगा। प्रति वर्ग पर 4 से भी कम लोग बसते हैं। यानी कि प्रति वर्ग की अगर हम बात करें तो 4 से भी कम लोग वहां पर रहते हैं। आगे लेकर कहता है कि अचरज यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं। कहते हमें इस बात की हैरानी नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं। कहते अचरज इस बात का है कि इतने लोग भी कैसे बसते हैं वहां पर। यानी इतनी ठंड पड़ती है इसके बावजूद भी वो लोग वहां पर कैसे बसते हैं। कहते मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है, कहते जब भी मैंने जिक्र किया है कि वहां पर बहुत मुसीबतें हैं, तो लोगों ने मुझसे यही पूछा है कि आखिर तब लोग वहां रहते क्यों हैं। कहते इतनी परेशानी है स्पीति में, फिर वो लोग क्यों रहते हैं वहां पर। जैसे आप भी पूछोगे फिर मैडम वहां पर ये रहते क्यों है जब इतनी ठंड पड़ती है। अब वो वहां का जनजीवन बताता है। कहते 8-9 महीने तो दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं और फिर एक ही फसल उगाते हैं। लकड़ी भी वहां है नहीं कि घर को गर्म रख सके। उसने बताया कि घर को गर्म रख सके, वहां लकड़ी भी नहीं है, वृत्ति नहीं है। कहते कोई घुमावदार चीजें नहीं, कहीं आना जाना नहीं होता। फिर क्यों रहते हैं? तो लोग पूछते हैं कि वहां पर क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए? कई बार होता है कि हम अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ सकते, तो कहते क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए करते हैं, या अपनी जन्मभूमि का जो अपनापन है उसके कारण वो लोग वहां रहते हैं। यानी अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ सकते। आपने देखा होगा आपके जो बुजुर्ग हैं वो अपने मकानों को नहीं छोड़ते। तो इसी तरह से कहते हैं हो सकता है उनका प्रेम इतना रहा हो, या फिर मजबूरी में रहते हैं। कहते या फिर मजबूरी है कि कहीं आ जा भी तो नहीं सकते, कोई संसाधन भी नहीं है, इसलिए वहां कहाँ जाएं। या फिर बातों के साथ साथ ये सब कारण है। कहते हो सकता है कोई और भी कारण रहे हो। कहते पर मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं। कहते मैंने लोगों से पूछा कि तुम वहां क्यों रह रहे हो, तो कहते यहाँ पर सब रह रहे हैं, काफी दिनों से रह रहे हैं इसलिए यहाँ पर रह रहे हैं। कोई तर्क नहीं है ये। कहते इसलिए तर्क से हम किसी चीज को भले ही सिद्ध कर दें, लेकिन स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। आप तर्क और चीजों का दे सकते हैं, लेकिन स्पीति में रहने का तर्क नहीं दे सकते वहां पर कि हम तो रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? कहते अब इस तर्क का कि हम सब रह रहे हैं इसलिए हम रह रहे हैं, कहते इतना लालच क्यों? ज्यादा करके संसार और निर्वाण तैकर्य है तो तर्क से परे है। कहते ज्यादा करके संसार और जो संसार को छोड़ दे यही सबसे ज्यादा तर्क से परे है, बाकी चीजें तो तर्क में के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर वो कहता है कि स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है, कि स्पीति के जो पहाड़ हैं वो लाहुल से भी ज्यादा ऊंचे हैं, नंगे हैं। नंगे का मतलब वहां पर कोई पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है, भव्य बहुत ऊंचे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। कहते यहाँ के जो लोग हैं
स्पीति के जो लोग हैं कहते इन्हीं का अंतर्नाद, उन्हीं की जो आवाज है वही जमी हुई है, शिव का अट्टास नहीं है। कहते यहाँ पर शिव का तांडव नहीं होता, हिम का तांडव होता है, यानी कि हिम ही है, बरसात यहाँ पर बर्फ ही यहाँ पर तांडव करती है। यहाँ पर ठिठुरन है, बहुत ज्यादा ठंड है, गलन है, यानी कि यहाँ पर बर्फ गलती है, व्यथा है, दुख है। कहते इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों से नहीं आंकी जा सकती। कहते ये जो दुख है ये हम पहाड़ों की ऊंचाई से नहीं आंक सकते। फिर भी जो सुंदरता को इंच से नापने के अभ्यासी हैं, कहते जो सुंदरता को नापना चाहते हैं वे भला पहाड़ को कैसे बकस सकते हैं। कहते वो पहाड़ को थोड़ी छोड़ सकते हैं। वे ये जान लें कि स्पीति के मध्य हिमाचल की जो घाटी है जिसे वो हिमालय कहते हैं, कहते ये जान लो कि स्पीति के मध्य में बीच में हिमालय की घाटी है जिसे आप हिमाचल कहते हैं ना। वहां पर स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे, कहते ये कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर आदि सब हिमालय नहीं है। कहते ये हिमालय नहीं है। कहते आप सोच लो कि हम तो हिमालय की यात्रा कराए, मनाली घुमाए, शिमला घुमाए, तो कहते ये हिमालय नहीं है। हिमालय तो स्पीति के बीच में बसा हुआ है। कहते हिमालय का ये तलवा है। तलवा का मतलब शुरुआत है हिमालय की। कौन सी? मनाली, श्रीनगर, ठीक है, मसूरी, नैनीताल, ये सारी चीजें। कहते ये तो हिमालय का तलवा है। और शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ नाम है यहाँ, यह तलहटी है। तो कहते ये सारी इनके नाम है। तलहटी का नाम क्या है? आपने देखा होगा बसों पे लिखा हुआ है शिवालिक, ठीक है, पीर पंचाल, ये तो कहते तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय। कहते रोहतांग के पार अगर आप जाओगे ना तब आपको हिमालय के दर्शन होंगे, रोहतांग पार करके। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां और इससे आगे है लाहौल स्पीति की घाटियां शुरू हो जाती हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है कि वो कहता है कि कलिंगम के अनुसार समुद्र लाहौल की समुद्र के तह से अगर ऊंचाई नापे तो 10,525 फीट है और स्पीति की 12,986 फीट। ठीक है, तो कहते लाहौल की ऊंचाई तो इतनी पड़ती है और स्पीति की 12,986 फीट पड़ती है, यानी कि 13,000 फीट ऊंचाई पर बसी हुई है स्पीति। कहते ऐसी ठिठुरन बड़ी ठंड में आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम हिमालय देखा है। कहते हिमालय तो आप ये तो सिर्फ हिमालय का तलवा है, अर्थात शुरुआत है। हिमालय तो कहाँ है? स्पीति के बीच में बसा हुआ है, उसको हिमालय कहा गया। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद।